आज सुनो नाज़रीन प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। चारों सूबों में ये गवर्नमेंट ज़मीनी इलेक्शन के अंदर शिकस्त हुई है और इतनी बुरी शिकस्त हुई है और अपने लियाकत खटक साहब जो इनके अपने वजीर थे नौशेरा में पीटीआई को शिकस्त दे दी। नून लीग को उन्होंने सपोर्ट किया है। ये लियाकत खटक साहब वो ही हैं जो परवेज खटक साहब के भाई हैं। इतनी बड़ी बुरी शिकस्त हुई है। वजह क्या है? अंदरूनी दरार या नाकामी या डिलीवरेंस नहीं? हो क्या रहा है इस पार्टी के अंदर? जितने बड़े दावे किए थे, वादे किए थे, आपके सामने हैं। अगर इनके एमपी इनके एमएनए मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि हमें बुरी मैशियत मिली थी, बुरी सियासत मिली थी मुल्क के अंदर, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने कोई डिलीवरेंस नहीं की थी, जिस तरह का मुल्क हमें दे के गए हैं, इसके लिए हमें टाइम और ज्यादा मिलना चाहिए, तो बात को हम तस्लीम करते हैं। लेकिन ज़मीनी इलेक्शन क्या बता रहे हैं? मलिर के अंदर जो हुआ, सांगड़ के अंदर जो हुआ, नौशेरा के अंदर जो हुआ, जो पंजाब के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे? गैर मकबूलियत। इतनी कम अरसे के अंदर लोगों का एतमाद चले जाना, ये आपके सामने है। ये अवाम ने बता दिया है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए है तहरीक इंसाफ की नुसरत वाहिद साहिबा। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। उसी के साथ मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, लीगल माइंड हैं और एकेडमिक हैं, पढ़ाते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। मैडम बाय इलेक्शन आपके सामने है। चलो यहां तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पंजाब में आपकी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत, बलोचिस्तान में जेयूआई जीत के आई है। लेकिन ये क्या, कैसे अचानक और अपने ही वजीर से, लियाकत खटक साहब से, कि ये इल्जाम कि आपने नून लीग को सपोर्ट किया है, उसने भी इस्तीफा ले लिया, ये अचानक क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बाय इलेक्शन नॉर्मली ये होता है कि जो लोग हुकूमत में होते हैं वो जीत रहे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हमारी अपने लोग हार रहे हैं। इसका क्या मतलब है? सिंध की तो मैं बात नहीं करूँगी, इसलिए कि सिंध की ये दोनों सीटें जो सांगड़ की थी और यहाँ की कराची की, ये दोनों की दोनों वो पहले से ही हमारी नहीं थी, वो यहाँ पर हम लोग हारे हुए थे। तो डेफिनेटली अगली दफ़ा भी हार नहीं था, तो वो लेकिन मार्जिन में फर्क पड़ा है। बिल्कुल पीएलपी सेकंड नंबर पे, तहरीक इंसाफ थर्ड नंबर पे। मैं यही अर्ज कर रही हूँ, मार्जिन में फर्क पड़ा है। बाकी जगहों पे भी इसी तरह हुआ है, कहीं हार गए, कहीं एक आध जगह पे जीत भी गए। लेकिन मसला सारा जो है ना, वो आवाम परेशान है महंगाई से। देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर एक को पता है कि इस मुल्क में अदरवाइज कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। अब आवाम का पैसा लूटा नहीं जा रहा, आवाम के मफादात का या तो ये होकर ख्याल नहीं रखा जा रहा, सब कुछ हो रहा है। लेकिन चूँकि वही 100 दफ़ा की कहानी कि चूंकि आर्टिफिशियली उस डॉलर को एक जगह पे रखा गया, रुपए को नोट छाप के वो किया गया, जब उसको आज़ाद किया तो ऑटोमेटिकली चीज़ों ने महंगा होना था, वो महंगी हुई। और आवाम की समझ में इसलिए नहीं आती कि हमारे यहाँ 75% लोग एजुकेटेड नहीं हैं, और जो एजुकेटेड हैं वो भी उनको बहका रहे होते हैं। बाकी अदरवाइज़ लोगों को पता है कि यहाँ पे बेईमानी नहीं हो रही, यहाँ पे उनका प्राइम मिनिस्टर पैसा लूट के बाहर नहीं ले जा रहा, वो अपनी जायदादें नहीं बना रहा, उसको किसी किस्म का और कंसर्न नहीं है। लेकिन महंगाई को काबू कर रहे हैं हम लोग, और इंशाल्लाह थर्ड ईयर के एंड तक बहुत सारी चीज़ें काबू हो भी जाएंगी। अभी हारना जीतना आपस के चैप्टर देखें, एक फैमिली में बहन भाई भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, उनमें भी लड़ाई हो जाती है। तो इस पर अगर परवेज खटक के भाई साहब ने कोई गड़बड़ की या कोई इस तरह की चीज हुई तो उनको उसका नतीजा। लेकिन ये तकसीम बगावत क्यों है पार्टी के अंदर? बगावत नहीं है, सेनेट के ऊपर, टिकट्स के ऊपर भी ये तकसीम नजर है। नहीं, तकसीम तो होगी, जाहिर है। जब हम लोग मुख्तलिफ घरानों से हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं, तो मुखालफत तो होगी। पीपल्स पार्टी में नहीं है, नून लीग में नहीं है, इसलिए कि वो लोग तो वहाँ जमहूरियत नहीं है। वहाँ तो जो उन्होंने कह दिया उनके लीडर ने, वो उनको मनोन उसी तरह एक्सेप्ट करना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी निशानी ये है जमहूरियत की कि हम में से हर कोई बंदा उठ के प्राइम मिनिस्टर से बात करता है कि ये सही है या ये गलत है, और वो अगर वो समझते हैं कि हम सही कह रहे हैं तो वो चेंज कर देते हैं उसको। आपने देखा कैंडिडेट्स भी चेंज हुए कितने सारे। तो ये सही जमहूरियत नज़र आ रही है आपको पहली दफ़ा
इसीलिए लोग परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है इस पार्टी में, पता नहीं क्या नहीं हो रहा। एक्चुअली जमहूरियत है, क्योंकि आपको पता ये है, कमजोरी नहीं है क़यादत की, बिल्कुल बिल्कुल कमजोरी नहीं, गवर्नमेंट की कमजोरी नहीं है, बिल्कुल कमजोरी नहीं है ये, बल्कि एक हिसाब से आप ये समझें कि मजबूती दी जा रही है आवाम को भी और जो काबीना है उसको भी, कि आप देख लें अगर कोई चीज़ गलत होती है तो मुझे बताया जाए और मैं उसको चेंज कर दूंगा। इसमें ज़रा भी कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, क्योंकि गलत फैसले पे खड़े रहना इज रॉन्ग एक्चुअली। क्या नौशेरा में एक वजीर के भाई दूसरे वजीर नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं अपने खिलाफ, ये जमहूरियत है? नहीं, ये जमहूरियत नहीं है। ये जो भी चीज़ है उनको आपस में तय करनी चाहिए थी, नहीं तो जाके जो भी चीफ मिनिस्टर है उससे बात करनी चाहिए थी। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसको मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि ये उन्होंने ठीक किया। ये आपस के जो भी इख्तलाफात होते हैं, जिस तरह भी मैंने आपसे कहा, उसको वहीं पे इनको खुद ही अंदरूनी तौर पे उसको सेटल करना चाहिए था, लेकिन जाके यानी कि अंदरूनी तौर तकसीम है ना? नहीं, तकसीम नहीं है, ये बात नहीं है। देखें, इख्तलाफात होते हैं, बार बार एक ही बात मैं कर रही हूँ। मीडिया में क्यों आ रहे हैं? एक दो बंदों को टिकट्स देके एक ने लेटर लिखा, वो गवर्नर के पास को, वो मीडिया को लीक किया गया, ये तकसीम नहीं है? ये देखें, लीक वो कहते हैं कि हो गया है लीक, हमने नहीं किया था। हो जाती हैं चीजें, की जाती हैं, आपको क्या पता? मुझे खुद पता है कि वो की जाती जान के होता है सब कुछ, लेकिन बहरहाल वो कह ये रहे हैं कि हमने जान के नहीं किया, हमने जान के लीक नहीं किया, हमने तो सीक्रेटली लिखा। लेकिन इसके लिए जो एक और चीज़ है वो देखें, जब हमारी पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर से, हमारे फ़ोन रख लिए जाते हैं, किसी के पास कोई फ़ोन नहीं होता, लेकिन अंदर जो भी बात हो रही होती है वो हेडलाइन में चल रही होती है। कोई तो है ना? हाँ बिल्कुल, लोग होते हैं इस तरह के जो एक एक लम्हे के वो पैसे वसूल कर रहे होते हैं। जाहिर है मुफ्त में तो नहीं कोई बता रहा होगा सब कुछ, उसको उसकी यानी कि अंदर से ही आपका बंदा है ना? हमारा है या किसी का है? किसी का कैसे होता है? इसलिए कि वो अंदर ऊपर से हमारे है ना, अंदर से नहीं है। अंदर से नहीं। जबरदस्त आपने बात। बैरिस्टर साहब, आपको क्या लग रहा है, ये जमहूरियत है, कमजोरी है, पार्टी लीडरशिप की ग्रिप नहीं है? जिस तरह का रिजल्ट आपके सामने आया है, नाकामी है, नाकाम हो गए, क्या कहेंगे? सर, पहली बात तो ये है कि जमहूरियत के अंदर जमहूर की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इलिटरेट हैं, तो इससे बड़ी जमहूर की कोई बेइज्जती नहीं हो सकती। 1947 के अंदर ये प्रिंसिपल सेट हुआ कि पाकिस्तान जमहूरियत के ऊपर बेस होगा, अल्लाह की सॉवरेनिटी होगी और अल्लाह की सॉवरेनिटी थ्रू द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो चूज की जाएगी। तो ये एक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में एक इशू है कि जहां इलेक्शन जीत जाते हैं वहां कहते हैं हम जमहूरी तौर पे जीत के आए हैं, जहां हार जाते हैं वहां जमहूरियत में भी मसले आ जाते हैं और जमहूर में भी मसले आ जाते हैं। जहां तक सर डिवाइड की बात है, तो देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आप देखें, पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक ऐसी डिवाइड नजर आई कि पंजाब में पूरी हायरार्की फॉल कर गई, सब लोग ही पीटीआई में जंप शिप कर गए। आपके सामने है बाई इलेक्शंस का नतीजा, पीटीआई पीपल्स पार्टी जो है वो कोई इतना खैर ख्वाह रिजल्ट नहीं लेके आ सकी। जहाँ तक आप जो है नून लीग को देखें तो वहाँ पे भी चौधरी निसार और इसहाक डार के बीच में जो डिफरेंसेस थे और जो पॉलिटिकल डिवाइड थी वो जुबान सरेआम है, हर बंदा उनके बारे में जानता है। तो इसी तरह पीटीआई के अंदर भी डिवाइड है, एक तरफ शाह महमूद कुरैशी हैं, एक तरफ जहांगीर तरीन है, और ये डिवाइड अल्टीमेटली रिजल्ट डाउन करती है, थ्रोटल डाउन करती है। अभी अगर आप देखें कि बाई इलेक्शंस की जो पोजीशन आई है उसके अंदर मैं नहीं समझता कि बड़ा नैरेटिव या तो हुकूमत ले गई है, बड़ा नैरेटिव या ओपोजिशन ले गई है। देखिए पंजाब के अंदर जो 2 सीट्स थी वो तो पहले ही नून लीग के पास थी, और जाहिर है जब कोई किसी की डेथ होती है तो एक सिंपैथी वोट भी उस पार्टी की तरफ जाता है, वो दोनों नून लीग ने रिटेन की। अलबत्ता हुकूमत को यहाँ जरूर शिकस्त हुई कि नौशहरा के अंदर जहाँ एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड था और 3 दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते थे कि ये तो हम आराम से निकाल जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये उनको भी एक सबक होगा और पीटीआई को भी एक सबक होगा कि इस तरह चीजों को इजी नहीं लिया जाता, खास तौर पे ऐसी परफॉर्मेंस के बाद कि महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही, करप्शन के स्कैंडल आते जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, जितने आपने वादे किए थे उनमें से एक आप पूरा नहीं कर सके, 100 दिन का एजेंडा आपने पूरा नहीं किया, 150 का नहीं किया, 6 महीने का एजेंडा कुछ आप नहीं कर सके, उसके बाद भी आप कहें कि हम जीत जाएंगे, तो ये हुकूमत को एक बड़ा सेटबैक पर है। और खास तौर पे पीडीएम का कैंडिडेट जिनको तमाम पार्टीज ने सपोर्ट किया वो सामने आया। खुरम में अलबत्ता मैं समझता हूं कि देखें JUIF जो है मौलाना साहब, उनको सेटबैक हुआ, वहां पे हुकूमत ने आके और ऑपोजिशन की एक सीट के अंदर पंजे डाले। तो मैं समझता हूँ 100 एंड 100 चला है, कोई ज्यादा नैरेटिव ना हुकूमत को ज्यादा बढ़तरी मिली है ना अपोजिशन के नैरेटिव को ज्यादा बढ़तरी मिली है। और ये पाकिस्तान का एक पुराना वतीरा है कि जहां हम जीत जाएं वहां तो जमहूरियत भी जिंदाबाद और इलेक्शन भी जिंदाबाद, और जहां हम हार जाएं
वहां पे जमहूर भी बेवकूफ है, इलेक्शन का सिस्टम भी बेवकूफ है और हल्के भी खोल देने सर चाहिए। इलेक्शन कमीशन को किस तरह डस्का में जो हुआ, सियालकोट में हुआ, जिस तरह बेग लेके जा रहे थे सर, सर, जिस मैं तरह समझ चीजें, रहा आप ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन। जिस तरह मुल्क के अंदर सियासत चल रही है, जिस तरह सेनेट इलेक्शन भी आ रहे हैं आपके सामने, हुकूमत हर जगह परेशान नजर आ रही है, और एंट्री जहांगीर तरीन साहब, एक दफा फिर उनकी सियासी एंट्री है, हफीज शेख साहब के लिए है या खान साहब ने फिर उनको लॉन्च किया। सर क्या कहेंगे जिस तरह सूरत हाल आपके सामने? मैं समझता हूं कि सर सियासत इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, तो पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। अब उसके अंदर जाहिर है जब जहांगीर तरीन साहब की नीड अराइज होगी तो वो वापस आएंगे, ये मुझे पहले ही पता था, अल्टीमेटली उन्होंने रिटर्न करना ही है। देखिए कानून या आइन के जरिए आप जितने मर्जी रास्ते बंद कर लें, जो सियासी पॉसिबिलिटीज हैं वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकालती भी आ जाती हैं। और इस वक्त जिस तरह का, अब ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आवाजें गूंजी हैं कि मंडी लगती है, पैसे बिकते हैं, और बड़ी सिंपल सी बात है कि जब सेनेट का इलेक्शन आता है ना सर, तो जिस तरह हम छोटी ईद पे नहीं कहते कि दर्जियों का सीजन आ गया है, इसी तरह जब सेनेट इलेक्शन आता है तो एमपीएस का सीजन आ जाता है, लोग पैसे लेते हैं और वोट डालते हैं। तो अब खरीदो फरोख्त के जो माहिर हैं, अगर इस वक्त उनकी नीड नहीं होगी और उनको यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तो मस्जिद के किसी मौलवी का तो काम यहाँ पे मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे नुसरत सहर अब्बासी साहब, जीडीए के एमपी है, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। किस तरह देख रही हैं? बाय इलेक्शन भी हो गया, पीपल्स पार्टी जीत गई है, क्या देख रही हैं सेनेट इलेक्शन में? खरीदो फरोख्त तो होगी सेनेट इलेक्शन में, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा। थैंक यू सो मच अदा इम्तियाज। खरीदो फरोख्त कब नहीं हुई, तकरीबन हर सेनेट के इलेक्शन में अनएक्सपेक्टेड ऐसे रिजल्ट आते हैं कि आप भी सरप्राइज हो जाते हैं, हम लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन चूंकि ये चीज़ अब पूरे पाकिस्तान में, अब तो बच्चे बच्चे को पता है, किसी से पूछे हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है तो अच्छी तरीके से ये बात समझ आ गई कि हॉर्स ट्रेडिंग यही होती है कि खरीदो फरोख्त होती है एमपीएस की, और कहीं किसी सूबे में बहुत बड़ी बड़ी बोली लगी। और सबसे बड़ी मिसाल तो आपके पास बलूचिस्तान की है ना, जो उस वक्त कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि सेनेट का जो चेयरमैन होगा वो हमारा होगा, और हैरान सारी दुनिया के वहाँ तो उनके कोई नंबर ही नहीं है, किस तरह ऐसा हो गया। तो ये ऐसा हो गया, तो इसलिए ये चीज़ है। और बहुत सारी चीज़ें अब देखें, अगर हम झूठ बोल रहे हैं या कोई गलत बोल रहा है तो ये चीज़ें, ये कुछ वीडियो क्लिप्स आ गई, ये अब तो जाहिर हो गया। पहले तो छुपा छुपा के कहीं ना कहीं किधर ना किधर से। अब दूसरा, आपको उनका स्टेटमेंट आपके पास होगा, एमक्यूएम के जो एक्स एमपीए रहे हैं, मुझे उनका नाम दिमाग में नहीं आ रहा, मेरे साथ रह चुके हैं, ठीक, उन्होंने चैनल्स पे कहा कि किसी हॉस्पिटल के, जो यहाँ कराची का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल से एमपीएस निकले गए, उनके हाथों में बैग थे और उन्होंने नाम भी लिए। सही कह रही हैं आप। उन्होंने नाम भी लिए, बाकायदा नाम लिए, पीपल्स पार्टी की शैला का नाम लिया और दूसरे उन्होंने कुछ नाम लिए। तो ये इस तरह है, अगर है तो खुदारा फिर इस तरह जब सारे इदारों को पता चलता है, हमारी आला अदलिया को पता चलता है, इलेक्शन कमीशन को ये चीजें पता चलती हैं, नैब को पता चलता है, तो फिर इन चीजों को रोकने के लिए कोई ना कोई एफर्ट्स लें, कोई इकदाम करें, ताकि आइंदा के लिए ये खरीदो फरोख्त उस आला ऐवान के लिए जो हमारा सबसे सुप्रीम, यानी हमारे ऐवानों में सेनेट आला ऐवान है, वहां पर खरीदो फरोख्त करके बोलियां लगाकर करोड़ों करोड़ों के एमपीए खरीद कर आप वहां जाएं, आपका जमीर कैसे मुतमईन होता है? फिर वहां जो लेजिस्लेशन होती है, आप किस तरह अपने जमीर को खुदा के आगे क्लियर करेंगे कि मैं अपने मुल्क से, अपने लोगों से वफादार हूँ? तो ये होता है, और इस दफा भी एक्सपेक्टेड है। अगर कुछ ऐसा फैसला आ गया तो जबरदस्त, अदरवाइज आप देख रहे हैं कि जो हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए, जैसे कहा गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से, हमारे सीएम मुराद अली शाह साहब ने कहा कि हम सरप्राइज देंगे। अब सरप्राइज हम बेवकूफ नहीं है, सारी दुनिया समझ रही है, सरप्राइज आप किस तरह देंगे, ये चीज आने वाले वक्त में आप भी देख लीजिएगा। क्या आपको लग रहा है कि जीडीए के एमपीएस जा सकते हैं कहीं इधर उधर, आपको लग रहा है? देखिए जी, किसी के अंदर मुझे वो कहते हैं एलोपैथी कहते हैं, या वो नहीं एलोपैथी नहीं कहते, वो टेलीपैथी। थैंक यू नुसरत। टेलीपैथी मैं नहीं जानती, अगर होता ना, यकीन माने आज वो नॉवेल निगार याद आ रहे हैं जिन्होंने ये नॉवेल्स लिखे,
कि जिसमें आप दूसरे का दिमाग पढ़ सकते हैं। ओ गॉड, काश ऐसा कुछ आ जाए। अल्लाह की जात के अलावा बाकी तो किसी को ये नहीं पता कि पता चल जाए कि इसके दिल में क्या है। लेकिन देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे आप पता कर सकते हैं। हमारे इदारे इतने अच्छे हैं जो हम भारत के आगे अपने आप को जब कहते हैं कि हम, हमारी एजेंसीज, हमारे जो इदारे हैं वो उनकी पता नहीं कहाँ कहाँ से उनकी निकाल लाते हैं, तो अपने लोगों को तो आपके सामने है, क्यों नहीं मालूम कर सकते, क्यों नहीं उनकी सारी उन चीजों पर नजर रख सकते। लेकिन और दूसरी बात, मैं तो इलेक्शन कमीशन को सलाम करती हूँ। इलेक्शन कमीशन नोज एवरीथिंग, उनको पता होता है, असासों का पता है, इस बंदे की सारी मिल्कियतों का पता है, अकाउंट्स का पता होता है कि ये है, उसके बाद एकदम से वो बंदा इतना कैसे अमीर हो गया, हर चीज पता की जा सकती है। लेकिन बात यह है कि इदारे सच्चाई पर आए और सही तरीके से करें तो यकीन माने। और अब इस दफा इमरान खान की हुकूमत से हमें बड़ी उम्मीदें हैं, थी भी और हैं भी। अगर इस दफा ये सब कुछ खत्म हो गया, इस पे रोकथाम हो गई, रुकावटें हो गई, कुछ ऐसा सिलसिला हो गया, तो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए उस आला ऐवान में, जिसको हम सेनेट कहते हैं, उस आला ऐवान में ऐसे ऐसे लोग जाएंगे ऑनेस्ट और ईमानदार और जो कैपेबल होंगे और मेरिट पे होंगे, तब देखिएगा कि पाकिस्तान के हवाले से लेजिस्लेशन भी ठीक होगी और सही। फिर लोगों के हवाले से एक अच्छा तासुर जाएगा। नुसरत सरबल साहब, आपको पता है मैं आपकी जमात को भी और आपकी सियासत को भी, सारी सियासी जमातों को बेहतर समझता हूं। जिस तरह अली गौर खान महर साहब ने, जिस तरह शहरियार महर साहब ने, जिस तरह गौस बख्श महर साहब ने, जिस तरह अली नवाज महर साहब ने पीर साहब पागरा साहब के साथ मुलाकात करके कहा है कि हम आप लोगों को वोट नहीं करेंगे, आपके कैंडिडेट को, यूनुस साईं साहब को, सदरुद्दीन शाह साहब को वोट नहीं करेंगे। क्या इस बात में हकीकत है? मैं बिल्कुल इस चीज की इस वक्त तो तरदीद करूंगी, क्योंकि ऐसा कोई हमारी पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं हुई, बल्कि हाँ, उनकी मुलाकात हुई थी पीर साहब से, और बिल्कुल जो उनके तहफ्फुज़ात थे, जो उनके तहफ्फुज़ात बिल्कुल थे, ये तो आपको पता है, सबको पता है कि वहां पर कुछ पग का मसला हुआ था जिसकी वजह से ये था। उस पर पीर साहब ने क्लियर कर दी थी बात कि जिस बच्चे को मैंने खुद अपने हाथों से पग पहनाई है, अब उसको मैं पग कैसे उतार सकता हूँ। ये सिंधी में पग कहते हैं जो सरकारों है उनको पहनाई जाती है, आपको पता है। हाँ। सब भी अब समझते हैं, और सब सिंध में रहने वाले, उर्दू हो या पंजाबी, जो भी इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं, तो वो चीज अब क्लियर हो चुकी है। और मैं उम्मीद, तहफ्फुज़ात दूर हुए या नहीं हुए? कह तो रही है इससे मुझे पता है कि तहफ्फुज़ात दूर हो चुके हैं, और अल्लाह करेगा कि जो आने वाला वक्त है उसमें सदरुद्दीन शाह साहब को 14 के 14 जो हमारे टीडीए के हैं वो वोट करेंगे, और इसके बाद जो हमारी तीनों पार्टी। वजह क्या है? सदरुद्दीन शाह साहब से लोग खुश क्यों नहीं है, नाराज क्यों है? वजह क्या है? उनका रवैया, वो सख्त है? आप कह रहे हैं, आपका परसेप्शन हो सकता है। मैं आप अंदर की बातें का मुझे भी तो पता है। ऐसा, अच्छा एक बात सुनिए इम्तियाज, ऐसा दुनिया में कौन सा शख्स है या ऐसा कौन सी खातून है, या मैं दुनिया में कोई इंसान की बात करता हूँ जिससे सब खुश हो? सिर्फ अल्लाह की जात के अलावा कोई ना कोई अपनी फैमिली मेंबर्स में भी ऐसा होता है कि बहन भाइयों में दो अच्छे तो दो में आपस में कोई ना कोई मसला। तो ये बात आपने अजीब कह दी कि उनसे लोग खुश नहीं है। भाई हर कोई भी खुश नहीं, अंदर के लोग भी उससे खुश नहीं है। नहीं, ये आप कह रहे हैं, मैं आपके प्रोग्राम में हैरत, और मैं आपके प्रोग्राम ना मैं सवाल करने का तो हक रखता हूं ना, आप जो भी जवाब दें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ए जवाब दें, बी जवाब दें, सी जवाब दें। मैं काउंटर तो करूंगा ना, मैं पूछ तो सकता हूं, मैं हक रखता हूं। जो आप कहेंगे मैं वो नहीं कहूंगा, जो आप कहेंगे मैं वो नहीं पूछूंगा। मैंने कब कहा? मैं हाँ। आपके इस बयानिए को पीपल्स पार्टी के बयानिए की ना ना ना, आप ये बिला वजह कहते हैं पीपल्स पार्टी का बयानिया है, नून लीग का बयानिया है, जरदारी साहब का बयानिया है, नवाज शरीफ का बयानिया है, ये थोड़ा ही है कि आप मुझे बोलने देंगे? हाँ, हाँ, बोले आप मुझे आप। बोलने देंगे? आप ही बोले जा रहे हैं, फिर हमें ना, क्यों ना, बोले, प्रोग्राम में देते हैं बोले। आप? सुने सुने, आपने ये जो कहा, तो आप किस उस पर कह, आप किसी भी इंसान के लिए कह सकते हैं, अपने लिए, मेरे लिए, नुसरत बैठी हुई है, जो मेरे भाई तजिया निकार बैठे हुए हैं, क्या हम हल्फिया कह सकते हैं कि हमसे सारी दुनिया खुश है? नहीं, मैं खुश नहीं था, क्योंकि आपकी सब लोग छोड़ के चले गए ना, जितने लोग छोड़ के गए और उसकी वजह ये थी ना। ये हर पार्टी में होता है। पीटीआई में कितने आए, कितने गए, पीपल्स पार्टी में कितने आए, कितने गए। अजीब बात करें, आप बहुत सीनियर हैं, लेकिन इस तरह की बात सांगड़ में जिस तरह आपको शिकस्त होती आ रही है, इसका सबसे बड़ा दलील है ये। शिकस्त की क्या नहीं, इस चीज को इससे क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? हाउ कैन यू से दैट? कभी सांगड़ में भुट्टो साहब भी नहीं जीते थे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। पार्टियों में लोग आते हैं, हम मुसलसल तीसरी बार ऑपोजिशन में हैं, इसलिए ये वो वक्त की जरूरत होती है कि लोग ज्यादातर उस तरफ उनका झुकाव जाता है जो हुकूमत में पार्टी होती है। और वो इस पीपल्स पार्टी ने तो खास तौर पर सिंध में यही किया हुआ है ना। कराची से कश्मीर तो उनका सिलसिला यही है कि लोगों को बाकायदा वो या तो गरीब लोगों को धमकियां, उन पर झूठी FIR, उनको इस कदर डराते हैं कि मजबूर
मजबूर होकर वो बेचारे कहते हैं आपको कि इतने बड़े जो मार्जिन पावर से पर उन्होंने पार्टी हरवाया है, वही ये हमें सारी पता- धमकियों से हुई है, ये सारी धमकी है। नहीं, इतने बड़े मार्जिन से हरवाना, ये सारी धमकी है। नहीं, ये अजीब बात कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ हारना। ये टीएलपी सेकंड नंबर पे आती है, पीटीआई तीसरे नंबर पे, मलिर पे, ये सारी धमकी है, ये सारी गुंडागर्दी है। देखिए, मलिर की सिचुएशन आप खुद देख रहे हैं और आप तो इस चीज के गवाह होने चाहिए कि पीपुल्स पार्टी सिंध में किस तरह वो इलेक्शन कमीशन के हुक्म पे गिरफ्तार हुए। मैं गवाह हूँ, हमने वो सारी चीजें उनको इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड की, वो वीडियो क्लिप, वो तस्वीरें जो थाने में, सॉरी इलेक्शन कमीशन के अंदर जो पोलिंग जो हमारे बूथ होते हैं जहाँ पर हम लोग वोट डालने जाते हैं, वहाँ पर खड़े होकर आपको अवाम क्यों रिजेक्ट कर रहा है? अवाम, मुस्तरद अवाम ने किया है आपको। अच्छा, आप मेरी बात, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप हमें अगर सवाल करते हैं ना तो फॉर गॉड सेक हमें अपना मैं तो आपको ही सुन रहा हूं, मैं तो सिर्फ सवाल करता हूं, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, आधे मिनट का मैं सवाल करता हूं। मैं तो आपको पिक्चर दिखा रहा हूं। कहेंगे तो मुझे एक तो देर से आवाज आती है, ऊपर से आप बीच में जुमले कहेंगे तो मैं कैसे अपने आप को ब्रीफ कर सकती हूँ? तो ठीक है। आप जो कह रहे हैं कि मलिर का इलेक्शन हो या लाड़काना का हो या सांगड़ का हो या खैरपुर का हो, हमें पता है कि किस तरीके से ये इलेक्शन जीतते हैं, किस तरह ठप्पे लगते हैं, किस तरह बोरियां भर भर के अंदर जाती है, क्योंकि सारी इंतजामिया इनके साथ होती है, सारी मशीनरी इनके साथ। तीसरा जेन्युइन है मेरे भाई, तीसरे दौर में हर जगह इनके अपने लोग बैठे हुए, टीचर इन्होंने अपने बिठाए हुए, पुलिस वाले इन्होंने अपने बिठाए हुए, डीसीज हो, जितना भी जो ऑफिसर तबका है वो सब इनका अपना बैठा हुआ है, तो वो इनको सपोर्ट नहीं करेगा तो ठीक है, आप टेलीफोन लाइन पे एक तज्जिया ले लेते हैं, एक तज्जिया निगार से पूछ लेते हैं। चलो आप मुझे मेरी सवालात का, काउंटर्स का थोड़ा सा, आप क्या कहेंगे, आपका तज्जिया क्या है पीपल्स पार्टी के हवाले से? जीडी आपके सामने, पीटीआई आप क्या कहें? सर देखें, एक तो हमारा एक पॉलिटिकल कल्चर है कि जहाँ पर हम इलेक्शन जीत जाते हैं वहाँ पे हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहाँ पे हम हार जाते हैं वहाँ पे हम या धांधली का या बाजू मरोड़ने का इल्ज़ाम लगाते हैं। और ये किसी एक पार्टी में नहीं, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जितनी भी पार्टीज पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे मौजूद है, सबका वतीरा एक ही है। जहाँ तक ये बात है कि शायद पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ, मैं सबसे बड़ा नाकिद हूँ पीपल्स पार्टी का, आप जानते हैं हम उनकी पॉलिसियों पे अक्सर बैठ के उनकी तनकीद करते हैं, लेकिन ये कह देना कि शायद सिंध के लोग सिर्फ धमकियों में आगे वोट डाल देते हैं, मैं नहीं समझता कि ये बात जो है वो हकीकत में मबनी है। पीपल्स पार्टी वाले इलेक्शन के अंदर बड़ी मेहनत करते हैं और वो हमने उनको करते हुए देखा है, जीडीए भी मेहनत करती है, पीटीआई भी करती है, और रिजल्ट ये आता है कि लोग अगर मुंतखब किसी को कर देते हैं तो फौरी तौर पे उसको। ठीक है, ब्रेक का टाइम हो गया, बड़ी मेहरबानी नुसरत सहराबादी साहब, आपने टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। ब्रेक का टाइम, अब ब्रेक के बाद आते हैं। एक दिन पहले वेलकम मैडम, एक सवाल, बड़ा चुपता हुआ सवाल, टू द पॉइंट सवाल। ये अचानक जहांगीर तरीन साहब की एंट्री, पहले सब डिसोन कर रहे थे, हाँ जवाब दें, अपने आप को क्लियर करें, बाद में होगा, लेकिन अचानक जो है हफीज शेख साहब को कर रहे हैं सपोर्ट। देखिए, वो बेशक जितना मर्जी अपने आप को अलग कर लें, आइसोलेशन में चले जाएं, लेकिन उनका दिल तो पीटीआई के साथ ही होगा ना, क्योंकि इतने साल इतना बड़ा इल्जाम, किस चीज का इल्जाम? ये चीनी का, ये सब चीनी तो 70% जो मिले हैं वो सारी इनकी हैं, या पीपल्स पार्टी की या नून लीग की। पीपल्स पार्टी भी यही जस्टिफिकेशन करती थी, हमारे लोगों के ऊपर इल्जाम है, फिर आप उनके ऊपर इल्जाम क्यों लगाते थे? इल्जाम क्यों लगाते थे? जाहिर है वो एक चीज जो चली आ रही है उस वक्त से कि हर साल यही होता है जी, चीनी हमारे पास कम पड़ गई या हमें ज्यादा हो गई, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट में इतना सा हिस्सा जाता है, बाकी यहीं पे रहता है, वो फिर वापस आ जाता है, फिर हम दोबारा से एक्सपोर्ट करते हैं उसको या इम्पोर्ट करते हैं, जो भी उसमें कीमतें बढ़ती हैं, फिर सब्सिडी मिलती है। ये आज से नहीं हो रहा, पिछले 40 या 30 साल से लगातार हो रहा है। इस दफा भी उसी तरह हुआ है, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर को पहली दफा इस चीज का आप ये समझे कि सामना था, इससे पहले तो जाहिर वो हुकूमत में नहीं थे, उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उन्होंने अपने सबसे ज्यादा जिगरी दोस्त को माफ नहीं किया और उनका ठीक है, जो भी अदालत कह रही है, जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है। लेकिन अब अगर सियासत में आ भी रहे हैं वापस, तो वो उस तरह वाइटल रोल अदा नहीं कर पाएंगे जैसा पहले करते थे। ठीक है, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमपीए और वजीर रह चुके हैं, 6 दफा एमपीए रह चुके हैं, मोस्ट सीनियर एमपीए डॉक्टर सोराब खान सर की मैं डॉक्टर साहब आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया अमीर साहब आपका।
डॉक्टर साहब मेरे साथ स्टूडियो में एमएनए साहिबा, नुसरत वाहिद साहिबा और हमारे एकेडमिक हैं, बैरिस्टर हैं अली ताहिर साहब, वो भी आपको सलाम। मेरे साथ कुछ टाइम पहले नुसरत सर अब्बासी साहिबा, वो भी कुछ कह के गई है। पीपल्स पार्टी जो जीत के आती है, जो बाय इलेक्शन में इतनी बड़ी कामयाबी है, ये सब धांधली करके आई है पीपल्स पार्टी, इतना बड़ा इल्जाम लगा के गई है। आप जवाब दें इसका। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका मुझे मौका दिया, और मैं अपनी बहन नुसरत का सलाम पेश करता हूँ, और जो है उनको भी सलाम मेरी तरफ से। बात यह है कि धांधली जो होती है ना, वो साफ दायर हो रही है। जो पंजाब के अंदर आपको पता है कि 20-25 पोलिंग स्टेशन सुबह को पहुंचे हैं, गायब थे। हाँ। और ये जो वहाँ की हुकूमत होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। अब आप ये नुसरत को अभी क्या मैं कहूँ, वो भी मेरी बहन है नुसरत अब्बासी साहिबा। बात यह है कि ये आप धांधली तब होती है कोई 4-5 हजार वोट का फर्क हो, 3-4 हजार वोट का फर्क हो, इधर उधर लिए 55 हजार वोट, और जो है पीटीआई ने के लिए 5 हजार 6 हजार वोट। ये तो मेरे भाई कोई भी अगर कोई भी मुखालफत में खड़ा हो, अननोन आदमी, वो भी जो कुछ नेगेटिव वोट होते हैं वो भी इस तरह वो भी वोट इतने उठाता है। तो ये तो आपको भी पता है, सब जो सियासतदान इस बात को समझते हैं। धांधली जो हुई है वो आपको पता है कि वो धांधली है। जो कल जो इलेक्शन हुए हैं, सुबह को 6 बजे जो है वहां पर फिर आरओ ने पूछा कि आप कहाँ थे, धुंध थी, फिर कहा कि आप मोबाइल क्यों बंद थे। ये धांधली साफ जाहिर होती है। अफसोस की बात यह है कि पीटीआई जो है वो एक चेंज लेकर आई थी, और ये कह रही थी कि हम बहुत चेंज करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से जो सूरत है बाई इलेक्शन उनके जो सूबों में हुई है उनको भी आप कंपेयर करें, हमारे सूबे के अंदर जो हुई है इलेक्शन उनको भी कंपेयर करें। अब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उन्होंने कानून हाथ में लिया, कानून हरकत में आया, और आपने देखा कि उनको गिरफ्तार करके जेल तक पहुंचाया। ये होती है जब बाई इलेक्शन होती है, जो वहां पर सूबाई हुकूमत होती है उसकी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और साफ शफाफ माहौल पैदा करना। दोनों पार्टियों के लिए, जितनी भी पार्टियां उनके लिए फ्री प्ले ग्राउंड जो मुहैया करना उसका राइट होता है। बाकी इलेक्शन में जो ड्यूटी लगती है, जो इलेक्शन कंडक्ट करती है वो इलेक्शन कमीशन करती है। इलेक्शन कमीशन भी आपको इलेक्शन कमीशन ने भी वहां पर जो उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि ये जो है हमें शक है, और उन्होंने भी लेटर लिख के आरओ को मना कर दिया, डीआरओ को, आप इसका रिजल्ट जो है फिलहाल। डॉक्टर साहब एक तारीखी शिकस्त नौशेरा में हुई है, एक बड़ा अपसेट गवर्नमेंट को मिला है, और अपने भाई को भी, परवेज खट्टक के भाई को भी वजारत से फारिग कर दिया है पीटीआई की गवर्नमेंट में। बड़ा अपसेट है डॉक्टर साहब। देखिए बहुत बड़ा अपसेट, बहुत, मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ। अब हम तो यही, जब हमारी हुकूमत होती, हमसे गलतियां होती हैं तो लोग ये कहते हैं कि इनसे गलतियां हो रही हैं, लेकिन जो हुकूमत में होते हैं वो ये उनको महसूस होता है कि सब ठीक है। जब आदमी हुकूमत से पीछे होता है, हटता है, जब उसका टेन्योर पूरा होता है, किसी वजह से हुकूमत खत्म होती है, फिर अंदाजा होता है कि उनकी पॉपुलैरिटी क्या है। लेकिन हुकूमत में आमतौर पर हमने ये देखा है कि किसी भी हुकूमत यहाँ पर कोई भी चाहे कोलिशन हो, ऐसे समझें कि लंगड़ी लूली हुकूमत हो, लेकिन उसमें भी लोग ज्यादा जो हैं वो बाई इलेक्शन में हुकूमत के कैंडिडेट को जिताते हैं। उसकी एक वजह है, वजह ये है मेरे साथ कि उनको ये एक आसरा होता है कि भाई हुकूमत में हमारा जो नुमाइंदा जाएगा, हमारे इलाके में डेवलपमेंट होगी, काम होगा, हमें कुछ फायदा होगा। लेकिन ये आप देखें कि इलेक्शन आई नहीं, उसके बरक्स पहले जो बाई इलेक्शन है, ये पहली हुकूमत है जो बाई इलेक्शन में अपने घर से जो चीफ मिनिस्टर का हल्का है वहां से वो शिकस्त खा रही है। आप अंदाजा लगाएं कि इनकी पॉपुलैरिटी क्या है। डॉक्टर साहब यानी कि चारों सूबों से अवाम ने इनको मुस्तरद किया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप बलूचिस्तान में देख लें, आप सिंध के अंदर देख लें, खैबर पख्तूनख्वा के रिजल्ट आपके सामने है, और पंजाब में कोई चांस नहीं है। आप मुझे बताएं कि अब पूरी उनकी हुकूमत है, मौजूद चीफ मिनिस्टर, अरबों रुपए के वहां पर फंड्स दिए जा रहे थे। इवन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, जज को फारिग कर दिया। क्या सब नजर आ रहा है, जो इंसाफ हो रहा है तहरीक इंसाफ के दौर में, वो सारा नजर आ रहा है मीर साहब आपके सामने। हर आदमी ये समझ रहा है, थोड़ी जो ABC भी जानता है सियासत की। तो इस हिसाब से तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फेल्यूर है इनका, और फिर आगे जो इलेक्शन आएगा
इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेरे ख्याल में ये फिर जाकर कोई वो जो पुरानी पीटीआई 2-4 सीटों पे कोई रहे, वो भी कुछ ऐसे हल्के होते हैं, अगर वो लोग इनके साथ बाकी रहे, जो लग नहीं रहा है कि जब इनकी हुकूमत खत्म होगी ये लोग भी जो इनके साथ हैं, जो इधर उधर से टूट के आए मुख्तलिफ पार्टियों से, इनके साथ रहेंगे। कुछ ऐसे हल्के होते हैं यहाँ पर वो जो लोग खुद बड़ी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, दिन रात अपने हल्के में रहते हैं, तो वो खुद इन्फ्लुएंस वाले लोग होते हैं। उनको कोई भी टिकट मिले तो वहां से वो कामयाब हो जाते हैं। इस तरह के कोई उम्मीदवार अगर हो तो मुमकिन है कोई वो 2-4 निकाल के आए, अदरवाइज मुझे तो ये बिल्कुल वॉश आउट लग रही है पीटीआई नेक्स्ट इलेक्शन में। डॉक्टर साहब टेलीफोन लाइन पर है। मैडम, आप वॉश आउट, आप नजर नहीं आ रहा, आपकी 3 साल के अंदर मकबूलियत जो थी वो गैर मकबूल होते हुए क्या कहेंगे? बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है। भाई ने अभी जो बातें की उसमें बहुत सारी चीज़ें ठीक भी थी और कुछ गलत भी हैं। जैसे मैं बिल्कुल इस बात को डिनाई करती हूँ कि हमारी पॉपुलैरिटी में कमी हुई है। लोग परेशान ज़रूर हैं, वही महंगाई एक रीज़न है। अगर महंगाई के ऊपर हम लोग काबू पा लेते हैं तो फिर यकीन कीजिए कि किसी को भी एतराज़ नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ना किसी और के ऊपर, क्योंकि ये सबको पता है कि वो ईमानदार आदमी है। वो अपने लिए काम नहीं कर रहे, वो आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को बचाने के लिए और पाकिस्तान को संभालने के लिए, जो कि पिछले आपको पता है 40 साल से जिस तरह इसको लूटा गया, चलती हुई मिलों को बंद किया गया, एयरलाइन को तबाह किया गया, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस वक्त गिरवी नहीं है? किसने रखा? क्या इमरान खान ने रखा उन सारी चीज़ों को? उन तमाम चीज़ों के लिए जो रोज़ाना कर्ज तो अलग चीज़ है, जो सूद देना पड़ता है वो कितना बड़ा है। आवाम आस्ता आस्ता रियलाइज़ कर रही है, उसको पता है कि ये इस तरह की चीज़ें नहीं हैं जो कि 11 जमातें मिलकर पोर्ट्रे कर रही हैं। आपको पता है ना, ये इलेक्शन किसी एक जमात ने एक जगह से नहीं लड़ा है। जो भी कैंडिडेट है उसको 11 जमातें सपोर्ट कर रही हैं। जब 11 जमातें सपोर्ट करेंगी तो इट्स ऑटोमेटिक कि वो जीत जाएंगे। इसमें कोई भी हमें परेशानी की बात नहीं है। हाँ, हमें थोड़े से एक्शंस लेने हैं, थोड़े से मेजर्स जो है वो लेने हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ आस्ता आस्ता खत्म हो जाएगी। बिरसे साहब, आपको क्या लग रहा है? हालात आपके सामने हैं, इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, मार्च के अंदर मार्च भी है। इस इलेक्शन के बाद सियासत पे क्या इसके नताइज के असरात होंगे? सर, एक तो जो पहली बात है, मार्च में जो मार्च होने जा रहा है, मुझे तो ये लगता है कि वो मार्च में भी मार्च नहीं होगा। हो सकता है वो जो मार्च है वो जून या जुलाई तक हो जाए। पहले ही आपको पता है कि वो अक्टूबर से पोस्टपोन होकर जनवरी पे गया था, जनवरी से पोस्टपोन हो गया, वो मार्च में आ गया था। तो जब तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठी है, मुझे नहीं लगता कि वो मार्च करेंगे। और इसका मुझे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, जो यूसुफ रजा गिलानी साहब को फील्ड किया गया है फेडरल टेरिटरी से सेनेट के लिए, मैं समझता हूँ जाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह माने जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी परसों उनके बारे में एक स्टेटमेंट अहमद ओवैस साहब ने, एडवोकेट जनरल साहब ने सामने रखी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को सरप्राइज हम दे सकते हैं। तो सर, नज़र तो आ रहा है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़ी कंफर्ट, जिंदगी में शायद पहली दफा पिछले 20 या 30 सालों में पीपल्स पार्टी आज एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में बैठी है, जो हमेशा मियां साहब बैठे होते हैं। ठीक है सर, नहीं लगता इस चीज को वो। डॉक्टर साहब, आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी बड़े कंफर्ट जोन में है, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है, ये खाम ख्याली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तकलीफ है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंफर्ट जोन में होती तो हमें 600-700 अरब रुपए वफाक से जो नहीं मिल रहे हैं वो मिलते। हमारे लिए जो रुकावटें पैदा की जा रही हैं हुकूमत करने में, और हलीम आदिल शेख को लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया, जो जिस तरह वो ड्रामे कर रहे हैं और जिस तरह वो कर रहे हैं यहाँ पर अनसर्टेनिटी पैदा करने के लिए, वो आपको नजर आ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे जितने भी लीडरान हैं उनको आप अगर कोई ऐसी बात होती, मैं भी सियासत को समझता हूँ, किसी न किसी को कोई ना कोई रिलीफ मिलता। सब हमारे जो है वो जेल में है, सब तकलीफ में है और कोई रिलीफ नहीं है। और हम पीटीएम के साथ हैं और जाहिर है ये एक मेरे भाई हैं, उनका एक अपना व्यू है। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। बड़ी मेहरबानी। सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमपीए और मिनिस्टर रह चुके हैं डॉक्टर सोहराब खान सर की आपकी बड़ी मेहरबानी। आपकी बड़ी मेहरबानी बैरिस्टर साहब। आप मुल्क की सियासत आपके सामने, बाय इलेक्शन एक जरूर आपको अवाम का मूड बता रहा है, गवर्नमेंट की कारकर्दगी आपके सामने, हालात आपके सामने है कि सियासत किस तरफ जा रही है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।